स्वागत है मित्रों आप सभी लोगों का आरआरबी एनटीपीसी के इस आधुनिक भारत के एमसीक्यू श्रृंखला में, जिसमें आयोग के द्वारा पूछे गए कुछ चंद महत्वपूर्ण सवाल और उसकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं को जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेहतर और हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, कहा जाता है कि लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। कहा जाता है ना कि किसी को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी क्या है? संकल्प। कोई चीज़ बहुत आपको तकलीफ़ दे रही है, बहुत ज़्यादा सता रही है, उससे क्या कर लो? मोहब्बत कर लो। कहते हैं जिससे मोहब्बत हो जाता है, लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, फिर उसे हम लोग प्राप्त ही कर लेते हैं। तो करो प्यार एक बार किससे? अपने सिलेबस से, और तोड़ दो उन जंजीरों को, उन बेड़ियों को जिन्होंने बांध रखा है कहाँ तक? एनटीपीसी के दरवाजे तक जाने नहीं दे रही हैं। अब की बार संकल्प लीजिए, प्रण कीजिए कि एक ओहदा अपने नाम आप सुरक्षित करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सुनिए, जाइएगा मत, सेशन को देखिए और सॉल्व कीजिए, अपने से भी आंसर बताइए और मेरा भी सुनिए, और कुछ व्याख्या भी आपके लिए करूंगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या होने वाली है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके लिए रहा। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ने भारत में हस्तशिल्प उद्योगों की कड़ी टक्कर दी थी। किसके द्वारा? मशीनों द्वारा उत्पादित निम्न लागत को और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद के कारण इसने भारत के हस्तशिल्प को क्या किया था? बहुत कड़ी टक्कर दी थी। भारत में हाथों से जो कारीगरी हो रही थी, तो उस कारीगरी की जगह अंग्रेजों ने किसका प्रयोग किया? मशीन का। एक इंसान एक सप्ताह में या एक दिन अगर पूरा लगाता है एक कपड़े को बनाने में, तो मशीन चंद घंटों में बना देगी। तो कहते हैं भारतीय हस्तशिल्प या कारीगरों को बर्बाद कर दिया किसने? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने। अगले सवाल पर आते हैं। 1850 में अंग्रेजों ने की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया था, तो वह था रेल परिवहन। अंग्रेजों ने जो अपना पहला रेल भारत में संचार शुरू किया, 16 अप्रैल भारत में पहली ट्रेन कब चली? तो भारत में पहली ट्रेन जो चल रही है 16 अप्रैल 1853 को। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर हुआ करता था। ये ट्रेन चली कहाँ से? मुंबई से लेकर के थाणे के बीच। जो पहली ट्रेन चलाई गई वो कहाँ से? मुंबई से लेकर के महाराष्ट्र के ही एक स्थान है थाणे, कुल 34 किलोमीटर की दूरी तक। 34 किलोमीटर की दूरी तक ट्रेन चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को। कहते हैं मुंबई से थाणे के बीच पहुंचने का जो समय लगा वो समथिंग 1 घंटे 30 मिनट का समय आसपास में लगा था पहुंचने में। 14 डिब्बों की ट्रेन थी। कितने डिब्बों की? 14 डिब्बों की ट्रेन थी। और इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। और लगभग 400 से अधिक 600 यात्रियों ने आसपास में, लमसम आंकड़ा रहा, ने सफ़र किया था इस पहले ट्रेन से। तो भारत में पहली ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी, जिसे पहुंचने में 1 घंटे 30 मिनट के आसपास लगी। और किस गवर्नर के काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगले सवाल पर आते हैं। किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया था? तो घटना थी सुएज नहर के खोल देने से। सुएज नहर के खुलने से क्या हुआ कि भारत और यूरोप, ये यूरोप रहा और ये रहा भारत, तो भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार की दूरी थी वो बिल्कुल क्या हो गई? करीब हो गई। लगभग 7000 किलोमीटर के कम दूरियां कम हो गई इन दोनों के मध्य। पहले ये घूम कर जाना पड़ता था साउथ अफ्रीका से होकर के, अब बिल्कुल सुएज नहर से होकर के समीप से भूमध्य सागर पहुँचे और यूरोप पहुँच गए। तो काफ़ी नज़दीकी आ गई थी और व्यापार में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था 1651 में। कब स्थापित किया गया था? 1600। वैसे अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना जो खोला, वो पहला परमानेंट कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। कब? 1613 ईस्वी में। और अंग्रेजों का पहला हेडक्वार्टर भी भारत में कौन बना था? सूरत ही बना था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से बदलकर किसको बना लिया था? मुंबई को बनाया था। और इसके बाद में मुंबई से अपना हेडक्वार्टर बदल के किसे बना लिया था? कोलकाता को बनाया। किसको बनाया? कोलकाता को। और फिर बाद में कोलकाता से अपना हेडक्वार्टर बना के बदल के किसको बनाया था? दिल्ली को।
तो भारत में अंग्रेज़ों का जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वो कुछ इस तरह से था। आरंभ में सूरत था, फिर मुंबई को बनाया, कुछ समय बाद कोलकाता को बनाया और फिर बनाया दिल्ली को, और दिल्ली के बाद फिर इनको भारत से छोड़कर जाना ही पड़ा और आज ये भारत की राजधानी है क्या? नई दिल्ली। अगला सवाल है, भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में, अभी सवाल हम लोगों ने बात किया, बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? थाने तक कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर चली थी। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम क्या था? तो जो ट्रेन चलाई गई उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। अच्छा, दुनिया में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? ब्रिटेन में। और भारत में कहाँ? मुंबई में। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना अभी हम लोगों ने पढ़ा कहाँ? सूरत में 1613 में। ये पहली परमानेंट प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं दोस्त। औपनिवेशिक शासन का सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? देख रहे हो ना आयोग सवाल कैसे बदल रहा है खूब बेहतर से। औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था अंग्रेजों ने? तो सबसे पहले स्थापित किया था बंगाल में। यानी बंगाल में ही इन्होंने क्या किया? अपने किलों का भी निर्माण कराया। फैक्ट्री के अलावा अपने किले और अपने ऑफिस मुख्यतः बेहतर रूप से निवास के स्थल भी बनाए। कहाँ पर? बंगाल में अंग्रेजों ने। और भारत की ये पहली प्रेसिडेंसी कौन थी? बंगाल ही थी। भारत में 3 बड़ी प्रेसिडेंसियाँ मिलेंगी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। तो उसमें सबसे बड़ी और पहली प्रेसिडेंसी कौन थी? बंगाल ही हुआ करती थी। किंग जॉर्ज III ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? सन 1800 में। सन 1800 में किया था किंग जॉर्ज III ने। वैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कब स्थापित हुआ था? 1774 में स्थापित हुआ था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और इस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? एलिजाह इम्पे। क्या नाम था? एलिजाह इम्पे। और ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के समय भारत का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर 1611 में निम्नलिखित किस स्थान पर अपना कारखाना खोला था? तो अंग्रेजों ने जो पहला कारखाना खोला वो कहाँ? मसूलीपट्टनम में। ये टेम्प्रोरी था, यानी अगर हम लोग अंग्रेजों की बात करें इंग्लिश की, तो इन्होंने पहला अस्थायी कारखाना 1611 में कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम में। लेकिन पहला अस्थायी कारखाना कहाँ खोला था? 1613 में खोला था। कहाँ पर? सूरत में। ये परमानेंट कारखाना था किसका? अंग्रेजों का। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 तक राजधानी रही ब्रिटिश भारत की? तो वह थी कोलकाता। अभी हम लोगों ने बात किया क्रम से कि अंग्रेजों ने किस तरह अपना हेडक्वार्टर बदलते गए और इस तरह इनका सफ़र रहा है अंग्रेजों का। भारत की पहली कपड़ा मिल 1818 में किसके निकट? फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित की गई थी? तो यह कलकत्ता के निकट। किसके निकट? कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित की गई थी। बंगाल की पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री 1651 में डैश नदी तट पर स्थापित की गई थी? तो वह थी हुगली नदी के तट पर। देखो ये दूसरी बार सवाल पूछ रहा है, किस नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। सोहन सिंह भाखना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित किए गए पहले अध्यक्ष थे। किसके? तो ये अध्यक्ष थे गदर पार्टी के। आप जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर सन 1913 को। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में है। और इस गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। क्या नाम था? लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे, हरदयाल। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह भाखना। और इसी गदर पार्टी ने एक पत्र निकाला था जिसका नाम था गदर पत्रिका। तो गदर पत्रिका इन्हीं का था। किस पार्टी का? गदर पार्टी का। और ये पत्रिका कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ था, जैसे पाश्तो भाषा में, उर्दू में, पंजाबी में, बंगाली में, हिंदी में, अंग्रेजी में इत्यादि भाषाओं में प्रकाशित होती थी। कौन सी पत्रिका? गदर पत्रिका। कहाँ पर? अमेरिका में। ये भारतीय क्रांतिकारी थे जो वहाँ से आज़ादी को प्राप्त करना चाहते थे। किसके बदले? तो बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर के बदले ये आज़ादी लेना चाहते थे।
इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से थे जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी? तो थे भगत सिंह और छबील दास। दो लोगों ने मिलकर 1926 में एक सभा बनाई थी जिसका नाम था नौजवान सभा। क्या नाम था? नौजवान सभा नाम था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1924 में। इसको हम लोग HRA कहते हैं। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और बाद में इसी का नाम बदल करके इसको HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसकी स्थापना 1928 में कहाँ की गई थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। अगले सवाल पर आते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारण फांसी दी गई थी? हम सभी जानते हैं काकोरी ट्रेन डकैती जो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को 8 ड्राउन ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली को खजाने को इन लोगों ने लूटा था। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा दी गई थी। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्मोक बम फेंका था, किसके विरोध में? तो उस समय जो विधेयक पेश किया गया था उसका नाम था व्यापार विवाद विधेयक और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। इसी के विरोध में दोनों ने फेंका था बम और बाद में इनको गिरफ्तारी हुई और इसी के कारण आरोप लगाकर इनको सजाए मौत, फांसी की सज़ा दी गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा भी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंध नहीं था? तो संबंध नहीं था राजेंद्र लहड़ी का। राजेंद्र लहड़ी काकोरी कांड से जुड़े थे। बाकी अनुशीलन समिति के बारे में बताएं तो इसकी स्थापना 1902 में होती है। कहाँ पर? बंगाल में। और इसके संस्थापक थे पी मित्रा साहब। कौन थे? पी मित्रा। और ये बंगाल की गुप्त संस्था थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। और इस अनुशीलन समिति की अध्यक्षता जब 1906 और 7 के आसपास किसने किया? वारिंद्र घोष ने। तो बिल्कुल इसमें जान फूंकने का काम कर दिया और इन क्रांतिकारियों को इतना ओजस्वपूर्ण इन्होंने बना दिया कि इस क्रांतिकारी गुप्त समिति का उद्देश्य हो गया खून का बदला खून। आज़ादी के मंजर को हम प्राप्त करेंगे। अगर अंग्रेज हमारे एक जन को मारते हैं तो उनके हम कई लोगों को मारेंगे। और इस अनुशीलन समिति के एक पत्रिका को छापा किसने? वारिंद्र घोष ने। उस पत्रिका का नाम है युगांतर। खूब नाम सुन के रखना। युगांतर पत्रिका किसने निकाला था? वारिंद्र घोष ने। और इस पत्रिका में इन्होंने कहा कि 30 करोड़ भारतीयों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने होंगे और इनको देश से भगाना होगा। बहरहाल अंग्रेजों ने क्या किया? 1908 में इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। किसको? अनुशीलन समिति को। और इसके सदस्यों पर रेस्क्यू चलाकर पकड़कर उन्हें काला पानी की सज़ा देने के लिए अभियान चलाया था। काफ़ी सदस्य इसके बचे और फरार हो गए। इसी अनुशीलन समिति के ही सदस्य हुआ करते थे कौन? तो 2 नाम याद रखना। एक नाम है सुखदेव, एक नाम याद रखना प्रफुल्ल चाकी। सुखदेव नहीं, प्रफुल्ल चाकी। और दूसरा नाम है खुदीराम बोस। ये नाम इसलिए कह रहे हैं कि यही दोनों शामिल थे किसमें? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। कहते हैं सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले व्यक्ति कौन है? खुदीराम बोस। तो इतनी बात आप सुनकर ध्यान में रखना। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर मामले में शामिल था? अलीपुर षड्यंत्र कांड हुआ था 1930 के आसपास में और इस मामले में शामिल कौन सा व्यक्ति था? श्री अरबिंदो घोष। कहते हैं अलीपुर कलकत्ता में है। हुआ क्या कि हमारे कुछ क्रांतिवीरों ने अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए अलीपुर के पास एक उपनगर है जिसका नाम है मणिकतल्ला। इसलिए इसको कहीं कहीं आपको ये सवाल मिलेगा, अलीपुर षड्यंत्र केस न लिखकर मिलेगा मणिकतल्ला केस। एक ही नाम है क्योंकि अलीपुर के मणिकतल्ला नगर में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। किसके द्वारा? भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा बम बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। और भारत के एक व्यक्ति थे हेमचंद्र कानूनगो। उन्होंने पेरिस में जाकर बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
अब कहते हैं कि इसी क्रांतिकारियों का एक हुजूम मिल करके चुपके से एक फैक्ट्री खोला, लेकिन एक सदस्य ने थोड़ा बड़बोलेपन में आके अंग्रेजों के सामने कह दिया कि ज़्यादा 3-5 करोगे, इतना बम मारेंगे कि तुम्हारी हड्डी गिनने को कोई नहीं रह जाएगा। अंग्रेज ने पूछा कि कहाँ है? बोले यहीं बगल बाजू में अपनी फैक्ट्री है। अंग्रेजों को सुगबुगाहट लगी, अंग्रेजों ने छापा मारा। उसी में एक सदस्य थे अरबिंदो घोष। सभी सदस्य को काला पानी की सजा हुई। काला पानी बोले तो सेलुलर जेल भेजा गया। कहाँ? अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल को, यही को काला पानी कहते थे। अरबिंदो घोष की बाद में रिहाई हुई। इन्हें राजनीतिक अपराधी माना गया और इनकी बाद में जब रिहाई हुई तो इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। किसने? अरबिंदो घोष ने। बोला इन पागलों के साथ मुझे नहीं रहना है। एक तो प्लान भी हम लोग बनाए, अगर कहते हैं ये बम कारखाना अंग्रेजों ने पकड़ा ना होता तो बंगाल से अंग्रेजों की विदाई सुनिश्चित थे। ये क्रांतिकारी उनको छोड़ते ना, एक एक उनके कंपनी को बम से उड़ा देते। राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी चले गए अरविंद घोष, और पांडिचेरी की आरोबिल में इन्होंने क्या किया, अपना एक आश्रम बना लिया, आरोबिल आश्रम, और वहीं पर अपना जीवन बिताने लगे। बिल्कुल क्रांति से ये क्या कर लिए, शांति बना लिए और बहुत दूरी बना लिए थे। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसने मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना और संपादन किया था? ये दोनों कार्य किया था बाल गंगाधर तिलक। मेरे दोस्त, भारत का बेताज बादशाह किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। इनकी उपाधि है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और कहते हैं पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और मेरे दोस्त, इनके 2 समाचार पत्र, एक का नाम केसरी, दूसरे का नाम मराठा। खूब याद रखना, केसरी और मराठा। केसरी इन्होंने किस भाषा में चलाया था? तो मराठी भाषा में, और मराठा इनकी थी अंग्रेजी भाषा में। इन्होंने 2 महोत्सव हमारे देश के राष्ट्रवादियों को और क्रांतिवीरों को जगाने के लिए इन्होंने उत्सव शुरू किया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्सव है। शिवाजी, इनका एक उत्सव था गणपति उत्सव 1893 में, और दूसरा था शिवाजी उत्सव। बाल गंगाधर तिलक ही थे। इनके पहुंचने मात्र से ही क्रांतिकारियों के अंदर की ज्वालाएं भड़क उठती थी। इनके ही शिष्य हुआ करते थे चापेकर बंधु, जिसने बंगाल में सबसे पहले क्रांतिकारी आगाज की शुरुआत की थी चापेकर बंधुओं ने। कहाँ पर? महाराष्ट्र में क्रांतिकारी शुरुआत किया चापेकर बंधुओं ने। महाराष्ट्र में प्लेग बीमारी फैल गई थी, तो एक अंग्रेज ऑफिसर था जिसका नाम था रैंड और एरेस्ट। कमिश्नर था, प्लेग कमिश्नर रैंड था, और उसका सहायक लेफ्टिनेंट एरेस्ट था। ये दोनों लोग प्लेग के नाम पर हमारी भारतीय बहनों माताओं के साथ दुष्कर्म करते। ये खबर चली किसको? चापेकर बंधुओं की, जो शिष्य थे किसके? बाल गंगाधर तिलक के। ऑन स्पॉट उन्होंने क्या किया? रैंड और एरेस्ट को गोली मार दी। ये खबरें खूब भनक चली और कहते हैं कि चापेकर बंधुओं को पकड़ा गया और सजाए मौत दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक का ही एक शिष्य हुआ करता था बीडी सावरकर, जो पहला क्रांतिकारी है जिसे 50 वर्षों की सजा दी गई थी। कितने वर्षों की? 50 वर्षों की सजा दी गई थी। और भारत के बड़े मास्टरमाइंड थे बीडी सावरकर। आगे इनकी बातें मैं आपको बताऊंगा। अगले सवाल पर आते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने जनरल माइकल ओडायर को गोली मार दी थी? आप जानते हैं, उधम सिंह ने। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो बड़ा निशंसनीय कांड था, जिसमें हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि त्याग दी, जयशंकर नायर ने उपाधि त्याग दी। और कहते हैं इस तरह से ये बदला 1940 में उधम सिंह जाकर लंदन में लिए थे, और बाद में इनको पकड़ा गया और इन्हें सजाए मौत दे दी गई। पर ये बड़े खुशी से स्वीकार किए कि मैंने आज वो बदला ले लिया, जिसने भारत में लगातार लोगों पर गोलियां चलाई। निशंसनीय हत्या थी, कहा जाता है इसमें कि 10,000 गोलियां लगातार। डायर की जो घृणता है उसको व्यक्त किया एक कवि ने कि 10,000 गोलियां लगातार, 1650 चक्र चले, मर गए सहस्राधिक प्राणी, लाशों से संकुल हुई गली, चंगेल अलाको अब्दाली, नादिर तैमूर सभी हारे, जनरल डायर की पस्ता से पस्ता रोए ना मन मारे। बड़ा घृणित कार्य था ये जालियांवाला बाग हत्याकांड। लाल बाल पाल ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। क्रमशः भारत के किन राज्यों से ये संबंधित थे? इनका संबंध किन राज्य से था? तो लाला लाजपत राय पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, और पाल ये कहाँ से थे? बंगाल से थे। लाल बाल पाल
19वीं शताब्दी के अंत में भारत में प्लेग्स पर नियंत्रण न कर पाने के कारण पूना के किस पुलिस रेंडर को गोली मार दिया था? अभी मैंने आपसे बताया चापेकर बंधु ने, जिनका नाम क्या है? दामोदर हरि चापेकर। ये चेले थे किसके? बाल गंगाधर तिलक के। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बना दिया था? सबसे लोकप्रिय बनाया था मदन मोहन मालवीय ने। किसने बना दिया? मदन मोहन मालवीय साहब, जो संस्थापक हैं किसके? बीएचयू के। 1916 में स्थापित किया था और हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो इन्हें अखिल भारतीयों के सेवाओं का जनक आईएएस का सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और दुनिया में सबसे ऊंची स्टेचू किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ लगाई गई है? गुजरात में। और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहले गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था? एनी बेसेंट ने। भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? एनी बेसेंट तिलक ने। एनी बेसेंट की पत्र का नाम क्या था? कॉमनवेल्थ। और एनी बेसेंट के बारे में कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा का नाम क्या था? एनी बेसेंट नाम था। क्या नाम था? एनी बेसेंट। और इन्होंने एक पत्र और निकाला था, कॉमनवेल्थ, और एक नाम था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया पत्र भी किसने निकाला था? एनी बेसेंट ने। स्वराज्य इज माई वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन था? बाल गंगाधर तिलक का, कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? तिलक साहब ने। और बड़े दुख की बात है कि 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी, जब असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था। तो असहयोग आंदोलन के परिणाम को कौन न देख सके? बाल गंगाधर तिलक साहब नहीं देख सके थे। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और ये कहाँ स्थापित किया था? बंबई में 1875 में। और इनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती ने लिखा था। भारत के बड़े उन्माद समाज सुधारक थे दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। और धर्म शुद्धि आंदोलन भी चलाया था किसने? दयानंद सरस्वती साहब ने। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद साहब थे। ये मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस वर्ष इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? 1876 में। यही सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं जिन्हें भारत का दूसरा आईसीएस अधिकारी कहा जाता है। और इनका एक समाचार पत्र है द बंगाली, बड़ा मशहूर पत्र था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। और स्वदेशी आंदोलन में बंगाल में अंग्रेजों का विरोध भी किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर किया था। निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ था? ये स्थापना की गई थी अनुसुईया साराभाई के द्वारा। किसके द्वारा? अनुसुईया साराभाई के द्वारा किया गया था। ये गांधी जी की बड़ी करीबी थी अनुसुईया साराभाई। किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? यह शुरू किया गया था कब? 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, 1922 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इनमें से कौन सा 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो आप नाम जानते हैं जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण ने किया था और आचार्य नरेंद्र देव, दोनों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? उन व्यक्ति का नाम है अरुणा आसफ अली। और ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी भी थी। वैसे भारत में सबसे पहले राष्ट्रध्वज कहाँ फहराया गया था? कलकत्ता के टाउन हॉल में, बंगाल विभाजन के विरोध में।
और कहते हैं कि विदेशों में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा किसने फहराया था? मैडम कामा ने, जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 में। ये डेट याद रखना पूछा जाता है। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। एनी बेसेंट, तो तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया था। एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो थी वो अखिल भारतीय, पूरे भारत में इनका संगठन प्रसारित था, पर तिलक की जो थी वो क्षेत्रीय थी। पर कहते हैं सबसे ज़्यादा संख्या किसके पार्टी में रही? तो तिलक साहब के, और बहुत कम संख्या रही किसमें? एनी बेसेंट के पार्टी में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकारी, आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक था? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट ही थी। ये आयरिश महिला थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी जैसी संस्था के प्रचार प्रसार हेतु इनका आगमन हुआ और भारत में रम गई। भारत की आज़ादी की डिमांड ये करने लगी। बंगाल में एक अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था। तो यह परिषद गठित किया गया था J.M. सेनगुप्ता के द्वारा किया गया था। जर्मनी का रेडियो सेवा विभाग भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू किया गया था? 1942 में। कब शुरू किया गया? 1942 में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने मानव समाज के प्रतीक के रूप में माना जाता है जो मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडन नहीं करता है? तो मानव समाज का प्रतीक माना जाता था चरखा को। किससे? चरखा को, जिससे खादी वस्त्र तैयार किए जाते थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध में हुई थी? हम सभी जानते हैं ये बहुत घातक प्रयास था, साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 को भारत में इसका आगमन हुआ। इसे हम लोग श्वेत कमीशन कहते हैं। और बम्बई में सबसे पहले ये पहुंचा कहाँ? कमीशन बम्बई में। इसका विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सभी के सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। बम्बई में गो बैक साइमन का नारा दिया गया, पर इसका सबसे तूफानी केंद्र कहाँ बना था? लाहौर, जहां पर लाठियां बरसी थी। किस पे? लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई थी। कोमागाटा मारू हादसा किससे संबंधित है? तो कोमागाटा मारू हादसा जो था यह संबंधित था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। किससे संबंधित था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ बनाई थी? ये बनाए थे सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में बनाए थे। और जर्मनी जापान ने इनकी सरकार को मान्यता भी दिया था। किसको? आज़ाद हिंद फौज को। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है। कौन सी घटना पहले हुई और कौन किसके बाद में हुई? तो अब मैं सन ईयर लिख दे रहा हूँ, आप व्यवस्थित कर लेना। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 की घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। झंडा सत्याग्रह जो शुरू किया गया था, तो झंडा सत्याग्रह ये शुरू किया गया 1907 और 1929 के आसपास में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 1942 से 44 के बीच निम्नलिखित में से किस स्थान ने महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू के लिए जेल के रूप में कार्य किया था? तो इन दोनों को जेल में बंद किया गया था। कहाँ? पूना के आगा खां पैलेस में। कहाँ पर? पूना के आगा खां पैलेस में। 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था? बंगाल को। पहली प्रेसिडेंसी भी कहाँ थी? बंगाल। अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा लूट खसोट भी कहाँ की थी? बंगाल में। किस पूर्व INA के नेता पर ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप नहीं लगाया गया था? यानी वह बच निकले थे। उनका नाम था मोहन सिंह। बाकी इन्हीं तीन लोगों पर जो मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पर? लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। ये सभी के सभी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे जिन्हें लाल किला मुकदमा के तहत आरोपी घोषित किया गया था। इन पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किसने लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। कब? जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान इन्होंने भी चलाया था। अगस्त क्रांति को आंदोलन के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई। अगस्त से मैं आपको 3 बात बताना चाहता हूँ। एक तो अगस्त घोषणा पढ़ते हैं,
तो अगस्त घोषणा कब आया? 8 अगस्त 1917 को। 8 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा किया किसने? मॉन्टेग्यू ने। एक आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिथगो ने पेश किया। और एक आता है अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति। इसको महात्मा गांधी जी द्वारा पेश किया गया 8 अगस्त 1942 को। तो ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से किसने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था, जिसे हम लोग HSRA कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान कीजिए। तो शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये गलत है, बिल्कुल नहीं। ये बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं 1971 में जाके। ये बिल्कुल भारत की आज़ादी में कोई इनका योगदान नहीं रहा है। तो आज के सेशन में यहीं तक PIQ हम लोगों ने देखा। ये आयोग के द्वारा पूछे गए थे PIQ। इनको पढ़ते रहना, बार बार सॉल्व करो, क्योंकि देखो कई बार सवाल आपके लगातार पूछ रहे हैं। अगले ऐसे सेशन में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।